कार्यपालिका का दूसरा खंड। पहला खंड हम लोग राष्ट्रपति का अध्ययन कर लिए। अब राष्ट्रपति के बाद हम लोग दूसरा खंड जो है वो प्रधानमंत्री का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो अब अपनी अगली चैप्टर है वो है प्रधान क्या मंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा सा देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई है ना कौन सी बातें हैं और प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है, प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करते हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग इसी खंड में समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति में आप लोगों को मैंने बताया था कि अपने यहाँ जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में दो तरह के सरकारें होती हैं। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है क्या नामित कार्यपालिका, नाम मात्र का कार्यपालिका। समझ रहे हैं? नाम मात्र के कार्यपालिका का अर्थ है कि जिनके नाम से सारा काम हो, वो स्वयं करते नहीं है, सिर्फ उनका नाम होता है। और भारत में नाम मात्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका जो सच में पूरे शक्ति का क्या करता है, यूज करता है, प्रयोग करता है राष्ट्रपति के नाम से। वह जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है? वो है मंत्री परिषद। समझ रहे हैं? मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश का वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब कि ये सच में पूरे पावर को यूज करते हैं राष्ट्रपति के नाम से। समझ रहे हैं? तो ठीक इसी तरीके से कहा जाता है, तो माना जाता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के वैधानिक प्रमुख हैं, मतलब सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन देश का जो वास्तविक प्रमुख है, जो सरकार का वास्तविक प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि शक्ति का वास्तव में प्रयोग यही करते हैं। तो आइए इसका थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें। तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के अध्ययन से पहले आप एक चीज जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और वो है प्रधानमंत्री की क्या नियुक्ति। सबसे पहले समझिएगा प्रधानमंत्री की क्या नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है इसको जरा समझा जाए, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो नियम यह है, देखिए आर्टिकल 75 का जो 1 है वो क्या कहता है सो देखिएगा। आर्टिकल 75 के 1 का भाषा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और अन्य मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री के साथ में जो अदर मिनिस्टर बनेंगे, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है ना, जैसे शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से, यानी प्रधानमंत्री के क्या सलाह से। समझ रहे? सलाह से क्या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। समझ रहे? तो 75 के 1 का भाषा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए। यहां पर ये जब भाषा 75 का 1 पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? नहीं, लेकिन ये भाषा से तो ऐसा ही लगता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, यानी राष्ट्रपति जिसको भी चाह जाएंगे उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन इसको संवैधानिक उपबंधों के द्वारा बांध दिया गया है। और इसका नियम क्या है इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं, जरा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं कि 2019 में मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसका कुछ कारण है समझाने का, आप समझ जाएंगे। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मान लो बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी नहीं, बीएसपी भी चुनाव लड़ी नहीं, जेडीयू भी चुनाव लड़ी नहीं, एसपी भी चुनाव लड़ी, यानी सब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। ऐसे कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ी और टोटल चुनाव मान लीजिए कि 542 सीट पर हुआ। ठीक है, 542 सीट में मान लो कि 302 सीट जो है वो अकेले बीजेपी लेके आ गई। समझ रहे? मान लीजिए कि कांग्रेस जो है वो 70 सीट लेकर के आ गई। ऐसे कुछ सीटें बट गई। तो देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री उसी दल से बनेंगे जो बहुमत को प्राप्त करेगा। बहुमत का अर्थ क्या है जानते हैं? बहुमत का अर्थ है कि जितना टोटल सीट है उसका हाफ से कम एक ज्यादा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ से एक ज्यादा का मतलब लगभग कितने? 272 सीट। इस हिसाब से
यानी कि 272 सीट जो लेकर के आ जाएंगे, अगर 542 पे चुनाव हुआ है, 272 सीट जो लेकर के आ जाएगा वो बहुमत में है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी दल से नियुक्त करेंगे जो बहुमत को प्राप्त करेगा। तो 272 सीट बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बहुमत से भी ज्यादा लेकर के आ गई। कितना? 302 सीटें लेकर आ गई। तो राष्ट्रपति अपने मर्जी से किसी को उठा के प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, बल्कि जो बहुमत को प्राप्त करेगा, जो बहुमत को क्रॉस करेगा, उसी दल के व्यक्ति, उसी दल के नेता या उस दल जिस व्यक्ति को नामित करेगा कि यही हमारा कैंडिडेट है प्रधानमंत्री का, उसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आपने देखा 2019 में बीजेपी बहुमत से ज्यादा सीटें ले आई और बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन थे? मोदी जी थे। तो मोदी जी को राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। समझ रहे हैं? दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कि यही चुनाव में कुछ ऐसा होता कि बीजेपी जो है वो सीटें क्या लेकर के आ जाती, मतलब कि पूरे बहुमत के साथ लेकर के नहीं आती। मान लो कि इनके पास सीटें मान लो 200 रह जाती, नहीं माने कोई भी पार्टी बहुमत के बराबर सीट नहीं लाया होता, तो फिर राष्ट्रपति क्या अपने मर्जी से किसी को अपॉइंट कर देंगे? तो नहीं। समझ रहे हैं? इसी कंसेप्ट को आपको समझना है और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। सिर्फ अभी इस माध्यम से मैं इतना कहना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यह विवेकीय नहीं है, यानी अपने मर्जी से किसी भी को उठा करके वो नियुक्त नहीं कर देंगे। जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसी पार्टी से किसी नेता को उठा के क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। फिर वो प्रधानमंत्री जिसका जिसका नाम का लिस्ट देगा कि चलिए इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिए, इसको विदेश मंत्री बना दीजिए, इसको ये मंत्री बना दीजिए, इसको ये मंत्री बना दीजिए, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो लिस्ट सौंपेंगे उसी लिस्ट के नाम को व्यक्ति को मंत्री के रूप में वो अपॉइंट करेंगे। ये 75 के 1 का भाषा है। समझ रहे? लेकिन यहां पर इस भाषा को लेकर बड़ा समस्या था कि ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं कि राष्ट्रपति जो है किसको अपॉइंट करेंगे। सिर्फ यहां लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? समझ रहे? तो मैं आपको समझा रहा हूं ना कि बहुमत के आधार पर होगा। जरा सा देखिएगा तो इसके लिए क्या किया गया था, सो समझिएगा। 1983 ईस्वी में एक आयोग का गठन हुआ था जिस आयोग का नाम था सरकारिया आयोग। समझ रहे हैं? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की गठन हुई 1983 में, जिसने अपना रिपोर्ट पेश किया 1988 में। 5 साल बाद इसने अपना रिपोर्ट पेश किया। और ये आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अध्ययन करने के लिए और उस पर राय बनाने के लिए, उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए इस आयोग की गठन की गई थी। लेकिन ये आयोग है ना, प्रधानमंत्री के नियुक्ति के संबंध में भी क्या किया? कुछ राय दिया। और यहां से राय देने के बाद ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि इसने कैसे राय दिया प्रधानमंत्री के नियुक्ति का, और तब आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे किया जाता है। जरा सा देखिएगा इनका राय क्या क्या था, सो देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये कि जो दल, समझ रहे हैं, जो दल बहुमत प्राप्त कर ले, बहुमत प्राप्त कर ले मतलब कि जो दल बहुमत ले आएगा, मतलब आधा से ज्यादा सीट ले आएगा, उसी दल को राष्ट्रपति इनविटेशन भेजेंगे कि आप आइए और किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं। उसी दल के व्यक्ति अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में सजेस्ट करेगा और राष्ट्रपति उसी को अपॉइंट करेंगे। तो पहला बात कि राष्ट्रपति सबसे पहला इनविटेशन किसको देंगे? जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा। दूसरा इनविटेशन जरा सा देखिएगा, दूसरा इनका रिपोर्ट क्या था? दूसरा इनका यह था कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव मान लो होना है 10 फरवरी को, और कुछ पार्टियों को पहले से पता है कि हम बहुमत नहीं ला पाएंगे। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हैं, बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो जो विरोध में पार्टियां खड़ी हैं वो जानती है कि हम पूर्ण बहुमत अकेले चुनाव लड़ करके नहीं ला पाएंगे। तो सारी पार्टियां क्या हो जाती है? सारी की सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती है और एक साथ चुनाव को लड़ती है। तो कई बार क्या होता है, चुनाव पूर्व समझते हैं, सॉरी, चुनाव क्या पूर्व, चुनाव पूर्व मतलब चुनाव होने के पहले ही कुछ पार्टियां गठबंधन बना लेती है। समझ रहे हैं? और अगर यह गठबंधन पार्टी, पहले ध्यान रखिएगा, सरकारी आयोग का दूसरा पॉइंट है कि चुनाव पूर्व जो गठबंधन बन जाए, यानी पहले ही चुनाव होने के पहले ही जो गठबंधन बना ले, और फिर जो गठबंधन की जो दल है वो अगर बाकी सभी से सीट ज्यादा ले आए, नहीं तो फिर इनविटेशन राष्ट्रपति इनको भेजेंगे। समझ रहे हैं? अगर किसी को बहुमत ना मिले, अगर बहुमत मिल गया तो जिसको बहुमत मिल गया उसी पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री अपॉइंट हो जाएगा। और अगर मान लो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो फिर दूसरा इनविटेशन किसको जाएगा?
वह उस पार्टी को जाएगा जो चुनाव पूर्व गठबंधन कर लिया था, समझ रहे हैं, और गठबंधन करके बहुमत को ले आया, उसको क्या किया जाएगा, उसको इनवाइट किया जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि तीसरी पॉइंट में ये कि अगर मान लो गठबंधन करने के बाद भी ये बहुमत को प्राप्त नहीं कर सके, या कोई भी गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ा, सब अपना अलग अलग चुनाव लड़े, कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं मिला, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी पार्टी मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा सीट आया होगा, है ना, उस पार्टी को इनवाइट किया जाएगा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट सजेस्ट करने के लिए, अगर उसने ये दावा किया हो कि कुछ निर्दलीय सदस्यों को या कुछ पार्टी से सदस्यों को मिला करके ये बहुमत पूरा कर देगा। यानी अगर इसने कह दिया कि हम बहुमत पूरा कर देंगे, समझ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी पार्टी मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होगा, यानी सबसे बड़ी दल जो इस बात को दावा कर दे कि हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, मतलब कि कुछ निर्दलीय को हम फोड़ फाड़ के रखे हैं, कुछ लोगों को भी अपने साथ हमारे साथ आने को तैयार है, आप हमें अगर मौका देते हैं तो हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, तो राष्ट्रपति उसको इन्वाइट करते हैं प्रधानमंत्री का क्या सीट के लिए, समझ रहे। अगर चौथा पॉइंट को भी जरा सा समझिएगा कि अगर बाय द वे मान लो कि सरकार अगर बनी हुई है वर्तमान में, है ना, आज की डेट में मान लो सरकार बनी हुई है और अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव समझते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और उसके बाद सरकार गिर जाए, तो जो जिस व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और पेश करके सरकार को गिरा दिया, तो अब तो प्रधानमंत्री दूसरा चाहिए, क्योंकि ये तो सरकार गई, इसके प्रति तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, पास हो गया। तब फिर क्या किया जाता है, जो सबसे जिसने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था उसके नेता को इनविटेशन दिया जाता है, समझ रहे हैं, यानी विपक्ष की पार्टी जिसने क्या किया बताइए, विपक्ष पार्टी जिसने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, समझ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्या किया, पेश किया, और पेश करके उसको क्या कर दिया, पारित भी करा दिया, सरकार गिर गई, तो यह जो विपक्ष पार्टी है इसका जो नेता है उनको भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या किया जाएगा, इनविटेशन दिया जाएगा कि आप अविश्वास जब पेश करा दिए, पास करा दिए, इसका मतलब है कि आपके पास सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए, उनको इनवाइट किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री को इनवाइट कराने का क्या है, तरीका है। इसका मतलब इस सभी पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि राष्ट्रपति जो हैं वो अपने मर्जी से किसी भी व्यक्ति को उठा करके प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि इस क्रम को वो फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं, इस क्रम को फॉलो करते हुए ही व्यक्ति को इनवाइट करके वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, यानी अपने मर्जी से किसी को भी उठा करके वो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, समझ रहे हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन नियुक्ति का भी कुछ नियम है, संविधान से उसको बांध दिया गया है, नहीं कि जो बहुमत ज्यादा लेकर के आया हो उसको प्रधानमंत्री बनने का पहले मौका दिया जाएगा, अगर बहुमत नहीं आया हो तो गठबंधन, ये चुनाव पूर्व जो गठबंधन बनी है उसको इनविटेशन दिया जाएगा कि तुम आकर के बहुमत सिद्ध कर दो। अगर गठबंधन नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीट लेके आई है, अगर वो इस बात को दावा करता है कि हम बहुमत सिद्ध कर देंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। और अगर सरकार चल रही थी, बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को गिरा दिया गया, तो विपक्षी जो जिसने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था उनको निमंत्रण दिया जाएगा कि आप बहुमत सिद्ध करके भारत का प्रधानमंत्री बनिए, समझ रहे हैं। तो ये कुछ नियम है, यानी राष्ट्रपति जिसको भी चाहेंगे उसको भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, समझ गए। अब जरा सा एक कंसेप्ट और देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति में क्या बात है। अब देखिए 75 का 1 का तो भाषा आप समझ गए, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ गए, और वो कैसे अपॉइंट होता है आप समझ गए, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होगी वही बनेंगे। राष्ट्रपति का अगर फेवरेट दूसरा पार्टी है लेकिन सीट कम है तो भी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, अगर बहुमत उसके पास नहीं है तो राष्ट्रपति बंधे हुए हैं, समझ गए। 75 का 2 जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि अन्य मंत्री समझते हैं, यानी प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी जो मंत्री होते हैं अन्य मंत्री, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब समझिएगा जरा, प्रसाद पर्यंत का अर्थ है इच्छा अनुसार, समझ रहे हैं, इच्छा अनुसार, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक कोई भी व्यक्ति मंत्री के पद पर रहेगा। ये 75 का 2 का भाषा है, समझ रहे हैं। लेकिन जरा इसको 75 का 1 और 75 के 2 को कनेक्ट करके देखिए।
75 के 1 में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेंगे वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करेंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम सजेस्ट करेगा उसी को मंत्री बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी राष्ट्रपति अपने मन से किसी का लिस्ट में नाम नहीं डाल सकते। जो लिस्ट तैयार करके पीएम के द्वारा दिया गया है वही अदर मंत्री बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जिसका नाम सजेस्ट करेंगे वही मंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री जब चाहेंगे तब उसको क्या कर देंगे, हटवा देंगे, जब मन चाहेगा तब अपॉइंट करवा देंगे, क्योंकि उन्हीं के लिस्ट से मंत्री बनता है। तो कहने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति के भाषा के अनुसार लगेगा कि राष्ट्रपति के इच्छा से मंत्री होता है अपने पद पर, लेकिन एक्चुअल में ये राष्ट्रपति जो है वो किसके सलाह से, प्रधानमंत्री के सलाह से। इसलिए याद रखिएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जिसको चाहेंगे उसको मंत्री के रूप में अपॉइंट करवा देंगे और जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे। लेकिन भाषा से इतना समझिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हुए, लिखा हुआ होने के बाद भी ये एक्चुअल में, वास्तव में किसका प्रसाद पर्यंत, किसका इच्छा अनुसार मंत्री ये बनते हैं, प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार मंत्री बनते हैं। समझ गए? अब जरा सा देखिएगा, इसी का बात लेकर के मार्ले, है ना, मार्ले नाम का एक विचारक था, कहाँ का, ब्रिटेन का, जिसने कह दिया, जानते हो प्रधानमंत्री के बारे में क्या, सबके सब तो मंत्री ही हैं, है ना, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब, जैसे प्रधानमंत्री, सबके सब मंत्री हैं, लेकिन सबके सब मंत्री हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, समकक्ष। समकक्ष मतलब ये सब एक जैसे हैं, नहीं, ये समकक्ष हैं। लेकिन अगर पूरी शक्ति को देखा जाए तो ये समकक्षों में प्रथम है। समझ रहे हैं? तो समकक्ष में क्या, प्रथम। तो प्रधानमंत्री के बारे में मार्ले का विचार था कि सर्व समक्षों में प्रथम होते हैं ये, मतलब कि कहने के लिए सब मंत्री हैं, एक साथ हैं, लेकिन इन सभी के ऊपर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। समझ रहे हैं? और आप भारत का जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको इसका स्पष्ट जो है वो दिखाई पड़ेगा भी। जैसे सबसे पहले आप देखिए पंडित नेहरू जी का सरकार का टाइम। पंडित नेहरू जी कब से कब तक रहे भारत का प्रधानमंत्री, 1947 से लेकर के 1964 तक भारत का पीएम जो है वो नेहरू जी रहे। नहीं, बीच में 2 साल के लिए शास्त्री जी आ गए, और 1966 से लेकर के 1984 तक, बीच में 3 साल 77 से 80 दूसरी सरकार आई, लेकिन ये 3 साल बीच को छोड़ दिया जाए 77 to 80, तो पूरे में इंदिरा गांधी रही। समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी रही। 84 से लेकर के 89 के बीच का जब हिस्ट्री आप देखेंगे तो यहां पर राजीव गांधी। समझ गए? और 2014 से लेकर के वर्तमान यानी आज के डेट में देखेंगे तो ये मोदी जी। ये चारों का हमने नाम क्यों लिखा, ये चारों प्रधानमंत्री का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस समय जो कुछ भी हैं वो सब प्रधानमंत्री हैं। यानी सारे के सारे मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री के कृपा पर पल रहे हैं। ये वोट भी मांगते थे तो किसके नाम पर? आज के मंत्रियों को देखिए, आज के चुनाव में लोकसभा को देखिए, जब कोई भी एमपी वोट मांगने आता है तो वो अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करते, वो अपने क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, वो मोदी जी की बात करते हैं और मोदी जी के नाम पर वो वोट मांगते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे जितने भी चुनाव लोग जीत रहे हैं वो इनके नाम से जीत रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सबसे सुपर पावर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये 4 प्रधानमंत्री अपने टाइम में बड़ा सुपर पावर के रूप में रहे। जैसा आज आप मोदी जी का देख रहे हैं जलवा, नहीं कि हारे हुए व्यक्ति को भी वो मंत्री बना दिए। जैसे स्मृति ईरानी 2014 वाले चुनाव में हार गई थी, उसके बाद भी उनको उठा के मंत्री बना दिया गया। तो मंत्री राष्ट्रपति ने अपॉइंट जरूर किया होगा, लेकिन किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। यानी आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर जिसको चाह रहे हैं उसको मंत्री बनवा रहे हैं और जिसको चाह रहे हैं उसको हटवा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या? कहने के लिए सब मंत्री हैं, लेकिन इस हिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चारों के चारों प्रधानमंत्री अपने टाइम में सिर्फ यही दिख रहे थे और बाकी सब इनके कृपा पर पल रहे थे। तो नहीं कह सकते क्या कि समकक्षों में ये प्रथम, सबसे बड़ा कौन? यही, बाकी सब इनके नीचे। समझ रहे हैं? इसी स्थिति को देख करके समकक्षों में प्रथम कहा गया। लेकिन कुछ प्रधानमंत्री को अगर इन चारों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे 89 में भारत का प्रधानमंत्री बन गए विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह बन गए। नहीं, आप 79 में देखेंगे तो 79 में चरण सिंह प्रधानमंत्री बने भारत का। 77 में देखेंगे तो 77 में भारत का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने कि नहीं बने? नहीं। फिर देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 तक, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन गए। ये सारे प्रधानमंत्री का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये एक लाचार प्रधानमंत्री है, ये एक लाचार प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं?
यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मंत्रियों से दबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं दिया। बहुमत क्या हो गई? बट गई। और जब बट गई तो सरकार तभी बनती जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाता। तो ये प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन बाकी पार्टियों के सहयोग से बने। और जब बाकी पार्टियों के सहयोग से बने तो सारे पार्टी शर्त रखा कि हमें भी ये मंत्रालय दो, तब हम समर्थन करेंगे। तो ये इनको क्या करना पड़ा? मंत्रालय देना पड़ा, सौदा करके, समझौता करके मंत्रालय देना पड़ा। और वो मंत्री फिर प्रधानमंत्री को धमका रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम समर्थन खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो इस समय मंत्रियों के नीचे दबा हुआ, इसलिए कुछ विचारकों ने कहा कि समकक्षों में अंतिम, यानी प्रधानमंत्री की जब हिस्ट्री भारत का पढ़ा जाए तो कुछ समकक्षों में प्रथम दिखेंगे और कुछ समकक्षों में अंतिम दिखेंगे। जब जब बहुत ज्यादा पार्टियां गठबंधन में आ जाएगी, नहीं, और स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं होगा, मिला जुला के ये पूरा करेंगे, तो उस समय प्रधानमंत्री की स्थिति आपको कमजोर दिखेगी। और जिस समय स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को मिल जाता है, जनता ठोक के वोट कर देती है एक ही पार्टी को, तो उस समय प्रधानमंत्री एकदम आपको पावरफुल दिखेगा और समकक्षों में प्रथम दिखेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा आइए, तो अब आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री इतना प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक कार्यपालिका हैं, तो कौन कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण के वजह से ये सबसे प्रमुख बन गए और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए। ठीक है, तो इनका जरा सा प्रमुखता का कारण समझें। प्रमुखता का क्या? प्रमुखता का कारण। ठीक है, तो प्रमुखता के कारण को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 को जरा सा आप लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 को ध्यान से समझा जाए। देखिएगा, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जो हैं, है ना, प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद के किसी भी सदस्य को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो भी संसद के सदस्य हैं, या कुछ लोग तो नहीं भी हैं, चुनाव हार गए, उस व्यक्ति को भी ये क्या कर सकते हैं बताओ? मंत्री के पद पर अपॉइंट करवा सकते हैं। अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन करवाएंगे प्रधानमंत्री। तो जरा सा देखिएगा कि प्रधानमंत्री किसी भी एमपी को, या जो एमपी नहीं है उसको भी मंत्री क्या कर सकते हैं? बनवा सकते हैं। अगर एमपी नहीं है तो 6 महीना के अंदर उसको अपॉइंट राष्ट्रपति से करके कह के सदस्यता दिलवा के करवा देंगे। यानी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चाह जाए तो क्या कर सकते हैं? मंत्री बनवा सकते हैं। इसके बाद मंत्रालय का विभाजन भी करते हैं। मंत्रालय का विभाजन समझते हैं, यानी किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है। जैसे मान लो कि आज के डेट में शिक्षा मंत्रालय आपको दे दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर ने दिया। विदेश मंत्रालय किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर ने दिया। उसके बाद इनको क्या करते हैं? इस मंत्रालय का विभाग जो होता है, डिपार्टमेंट जो होता है, उसका भी आवंटन प्रधानमंत्री ही करते हैं। नहीं, उसके बाद मंत्रियों का जो स्तर है, स्तर समझते हैं, मतलब कि इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया जाएगा, कि इनको राज्य मंत्री दिया जाएगा, कि ये उप राज्य मंत्री बन जाएंगे, यानी किस मंत्री का क्या स्तर होगा ये भी तय प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद इनके द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री करते हैं, जब मन तब इसका रिपोर्ट मांग करके उसको जांचते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारा काम, आपको नहीं लगता है कि सब के सब प्रधानमंत्री के कृपा पर ही पल रहे हैं? तो प्रधानमंत्री इनसे प्रथम हो जाएगा कि नहीं, इनसे प्रमुख हो जाएगा कि नहीं? तो पहला पॉइंट तो प्रमुखता का ये हो गया, समझ गए? पॉइंट नंबर 2 को देखिए। पॉइंट नंबर 2 में ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय समझते हैं, यानी बैलेंस स्थापना करते हैं। क्यों, कैसे, ये जरा समझिएगा। प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के बीच में एक बैलेंसिंग पावर है। कैसे? सो देखिए, अगर मान लो किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो शिक्षा मंत्री को सिर्फ किससे काम है? शिक्षा विभाग से। उनको सिर्फ एक ही मंत्रालय तक उसकी पहुंच सकती है। अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री बना तो उसका काम कहां तक है? सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से। लेकिन प्रधानमंत्री जो है, उनका ताकत जो है, उनकी पावर जो है, वो सभी मंत्रालय से है। तो जब वो सभी मंत्रालय में हस्तक्षेप करते हैं तो सभी मंत्रालय उनसे क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों को क्या करने का काम कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सभी मंत्रालयों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये सभी मंत्रालयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बाकी जो मंत्री है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक रहेगा, इसीलिए ये एक बैलेंस करता है। अब जरा सा देखिएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में यह है कि प्रधानमंत्री, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे प्रमुख बन गए। प्रधानमंत्री जब जब मंत्री परिषद का बैठक होगा, जब जब मंत्री परिषद समझते हैं, यानी जितने भी मंत्री बने हैं उन मंत्रियों की जब जब बैठक होगी तो उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
समझ रहे हैं, उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री इस मीटिंग का चेयरमैन होंगे, यानी इनको कुछ बोलना भी होगा तो प्रधानमंत्री से विद परमिशन, यानी प्रधानमंत्री चेयरमैन है, यानी सभी में वहां पर भी ये प्रमुख दिख रहे हैं। अब जरा सा पॉइंट नंबर 4 को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जरा सा देखिएगा, मान लो कि कोई मंत्री बन गया प्रधानमंत्री के दया से, और इस मंत्री का जो आचरण है, आचरण समझते हैं, कैरेक्टर या कार्य करने का तरीका या चाहे कोई अन्य तरीका भी कारण हो, अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के आचरण, उनके कार्य करने का तरीका या किसी वजह से अगर खुश ना हो तो ये त्यागपत्र भी मांग सकते हैं। त्यागपत्र समझते हैं कि तुम हमें रिजाइन दो और यहां से क्या करो, जाओ, त्यागपत्र मांग सकते हैं। और अगर ये मंत्री त्यागपत्र देने से मना कर दे, मान लो प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र मांगा कि तुमसे हम खुश नहीं है, रिजाइन करो और जाओ, सिर्फ एमपी बन के रह जाओ, और अगर ये त्यागपत्र देने से मना कर दे तो आपको मालूम है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करके, यानी राष्ट्रपति को सलाह दे करके अगर ये त्यागपत्र नहीं देगा तो इसको बर्खास्त करवा देंगे। समझ रहे हैं, इसलिए यहां पर भी क्या है, प्रधानमंत्री आपको प्रमुख शक्ति के रूप में दिख रहे होंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा 5वां पॉइंट, ये क्या है कि प्रधानमंत्री जो है, जरा सा देखिएगा, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच क्या कड़ी का कार्य करते हैं। कड़ी मतलब जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने का काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 78 समझना पड़ेगा। आर्टिकल 78 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो एक पुल का काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। किसके बीच, उस साइड मंत्री परिषद और इस साइड राष्ट्रपति, और दोनों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैसे, सो देखिए, आर्टिकल जो आपका 78 है, आर्टिकल जो आपका 78 है, उसके कई पार्ट हैं। देखो, आर्टिकल 78 का ए, आर्टिकल 78 का बी और आर्टिकल 78 का सी। अगर ये तीनों आर्टिकलों को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी है वो कड़ी प्रधानमंत्री है। 78 का ए ये कहता है कि जब भी कोई मंत्री परिषद किसी भी कार्य को लेकर के निर्णय लेगी, जैसे मान लो कि हमारे देश में कुछ काम करना है, उसका डिसीजन मंत्री परिषद ने ले लिया। कोई भी निर्णय अगर कार्य का मंत्री परिषद लेता है या कोई कानून बनाने के लिए प्रस्तावित करता है, यानी कानून बनाने का कोई प्लान करता है या कोई कार्य करने का निर्णय लेता है, तो 78 का यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उस निर्णय से, समझ रहे हैं, उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाए। यानी कि जो भी निर्णय मंत्री परिषद ने लिया है, 78 के ए के हिसाब से जो भी निर्णय मंत्री परिषद ने लिया है, उस निर्णय से अवगत राष्ट्रपति को करवाने का कार्य प्रधानमंत्री करेंगे। यहां के डिसीजन को लेकर के राष्ट्रपति को वो बताएंगे। इसका मतलब ये बैलेंस जोड़ने का काम कर रहे हैं। 78 का बी ये कह रहा है कि अगर ये नहीं बताए, मान लो, और राष्ट्रपति ने अगर उस निर्णय या कानून के बारे में जानकारी मांगा कि हमें जानकारी दो, तो ये जानकारी प्रधानमंत्री ही देंगे। समझ रहे हैं, तो मंत्री परिषद के सारे निर्णय का जानकारी कौन देंगे, प्रधानमंत्री ही देंगे। 78 के बी के हिसाब से ए में है कि बिना मांगे देना इनका कर्तव्य है, और बी में है कि अगर राष्ट्रपति ने मांगा तो प्रधानमंत्री को जानकारी देना चाहिए। समझ रहे हैं। और सी नंबर का 78 का सी आप देखेंगे तो क्या है, जैसे कोई भी मंत्री मान लो कि अपने डिपार्टमेंट को लेकर के कोई निर्णय ले लिया, ठीक है, निर्णय ले लिया काम करने का, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा फील हो जाए कि लगता है कि यह निर्णय अपने मर्जी से ले लिया है, इसने मंत्री परिषद में बैठ करके और चर्चा नहीं किया इस विषय पर, तो राष्ट्रपति तुरंत प्रधानमंत्री को कहते हैं कि उस निर्णय को लेकर के मंत्री परिषद के पटल पर रखो और रख के चर्चा करवाओ, उसके बाद काम आगे बढ़ाओ। तो 78 के सी में अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो जाता है कि जो मंत्री ने निर्णय लिया है वो मंत्री परिषद से बिना राय किए निर्णय ले लिया है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के पटल पर उस बात को रखवाएंगे। समझ रहे हैं। इसका मतलब देखिए, जब राष्ट्रपति को रखवाना होता है मंत्री परिषद के पटल पर, तो बीच में कड़ी का काम प्रधानमंत्री। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद के और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा अगला, ये क्या है, ये तो राष्ट्रपति के संबंध में हो गया है ना। राष्ट्रपति इस वजह से प्रमुख हो गए मंत्री परिषद का नहीं, और राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है ये भी 78 में आप समझ गए।
अब जरा सा समझिएगा कि राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है वो मंत्री परिषद के तरफ क्या प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो मंत्री परिषद के तरफ क्या बनता है। तो अब जरा सा समझिएगा मंत्री परिषद के प्रति इनका क्या भूमिका होता है, ये भी जरा समझ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली भूमिका को आप स्पष्ट रूप में समझिएगा कि पहली भूमिका तो प्रधानमंत्री का यही हो जाता है, किस व्यक्ति को यानी किस सदस्य को जो एमपी बन चुके हैं, जो व्यक्ति एमपी बन चुका है या नहीं भी बना है, ठीक है, तो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं। दूसरी बात कि इसको कौन सा विभाग से काम इनसे लेना है वो भी यही तय करेंगे। ठीक है, इनको कितना आवंटन देना है, आवंटन समझते हैं, मतलब कितना रुपया इस मंत्रालय को देना है अपने जिम्मेदारियों को क्या करने के लिए, निभाने के लिए, ये भी तय कौन करेंगे, प्रधानमंत्री ही करेंगे। दूसरा बात आप ये देखेंगे तो ये पाएंगे तो क्या है कि सभी मंत्रियों को ये क्या करते हैं पता है, सभी मंत्रियों को ये निर्देश भी देते हैं, ये डायरेक्शन भी देते हैं। ठीक है, कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो मंत्री परिषद को निर्देश देना, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है, या जरूरत पड़ने पर मंत्रियों का ये ट्रांसफर भी करते हैं। ट्रांसफर समझते हैं, ट्रांसफर मतलब मान लो कि किसी को शिक्षा मिनिस्टर बनाया गया लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनको ट्रांसफर करके क्या किया जाए, दूसरे मंत्रालय दे दिया जाए। अगला जरा सा आप लोग समझिएगा, अगला इसको जरा सा मैं हटा दूं, इसके बाद आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री का जो है वो संसद के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, पार्लियामेंट के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, तो आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। देखिएगा, प्रधानमंत्री का शॉर्ट में लिखूं पीएम का क्या संसद के प्रति जो कर्तव्य है वो क्या क्या है, इसको भी जरा समझा जाए। सबसे पहला जो इनका कर्तव्य है वो ये है, जरा सा देखिएगा कि सत्र को आहूत करना, है ना, सत्र को क्या आहूत, सत्र को आहूत करना या सत्रावसान का घोषणा करना, है ना, करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करना, बोलिए सलाह देना, राष्ट्रपति को क्या सलाह करना। अब जरा सा समझिएगा, आप जानते हैं कि वर्ष में हमारे यहां 3 सेशन होता है, तो कौन सा सत्र कब स्टार्ट होगा और कब वो सत्र समाप्त होगा, यानी जब समापन का घोषणा करना होगा तो घोषणा तो करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसके सलाह से, प्रधानमंत्री के सलाह से। सत्रावसान यानी सत्र को आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे, और सत्र जब खत्म होने वाला होगा तो खत्म हो गया इसका भी घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन ये घोषणा करवाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। वो सलाह देते हैं कि सत्र को आहूत कर दीजिए, सत्र को समाप्त कर दीजिए। तो सत्र को शुरुआत करना या सत्र को समाप्त करना के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 ये है कि राष्ट्रपति समझिएगा, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का विघटन करते हैं। विघटन समझते हैं, लोकसभा का विघटन होने का मतलब कि चाहे तो इनका 5 वर्ष पूरा हो गया, आप जानते हैं कि हर 5 साल में नहीं अगली चुनाव होती है, तो अगली चुनाव 5 साल बाद कब होगी, जब पुरानी लोकसभा को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए। तो जब 5 साल पूरा हो जाता है सामान्य स्थिति में, अगर बीच में कोई समस्या पैदा हो गया, सरकार गिर गई, उस स्थिति की बात हम नहीं कर रहे हैं, स्थिति सामान्य है, मतलब सामान्य तरीके से सरकार 5 साल चल गई। तो जैसे ही 5 साल पूरा हो गया तो लोकसभा का कार्यकाल क्या हो गया, खत्म, समझ रहे हैं। तो खत्म जब हो जाता है तो राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग कर देते हैं और नई लोकसभा के चुनाव का आदेश। तो लोकसभा का भंग करने का, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं। विघटित मतलब भंग कर देते हैं, लेकिन किसके सलाह से, ये भी करते हैं पीएम के सलाह से। यानी पीएम जो है वो कहते हैं 5 साल पूरे हो गए, अब आप भंग कर दीजिए, तो ये भंग कर देते हैं। लेकिन अगर स्थिति सामान्य नहीं है, जैसे मान लो कि मोदी जी के सारे जितने सीट हैं वो धोखा धो कर निकल जाए, तो मोदी जी की तो सीटें कम हो गई, तो मोदी जी तो ऐसे ही गिर जाएंगे। अब उसके बाद ये सलाह देंगे कि भंग मत करो, भंग मत करो, मुझे रहने दो, नहीं, तो ये स्थिति विशेष स्थिति हो गई। इस स्थिति में राष्ट्रपति का विवेकीय शक्ति आ जाता है, यानी इस स्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह मानना जरूरी नहीं है। लेकिन स्थिति अगर सामान्य है तो प्रधानमंत्री के सलाह से ही लोकसभा का विघटन होता है, यानी लोकसभा के समापन का घोषणा होता है। समझ गए। आप तीसरी पॉइंट को समझिएगा, तो तीसरी पॉइंट को जैसे आप समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि लोकसभा, है ना, जरा सा देखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, आप जानते हैं कि यहां पर भी क्या होते हैं, 545 मेंबर हैं और यहां पर 245 मेंबर हैं। तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदस्य को
उठा करके प्रधानमंत्री किसी कार्य का प्रभार दे सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां से उठा करके किसी को शिक्षा मंत्रालय बना दे दिया गया, या यहां से उठा करके कोई विशेष कार्य का प्रभार दे दिया गया, तो प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी किसी भी सदस्य को प्रभार दे सकते हैं, और प्रभार दे सकते हैं या फिर स्वयं उस कार्य का प्रभार स्वयं को स्वयं से दे दें कि भैया ये प्रभार हम ही लेंगे, हम ही देखेंगे। तो चाहे तो स्वयं को प्रभार वो सौंप दें या किसी सदस्य को प्रभार सौंप दें, और उसके बाद ये सुनिश्चित करते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा जो चल रही है उसके चलने में किसी भी तरह का विघ्न या समस्या पैदा न हो, यह सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का काम। अब जरा सा देखिएगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में यह है कि सरकार जो भी नीतियां बनाती हैं, समझ रहे हैं, सरकार के द्वारा तैयार की गई नीतियां, है ना, संसद के पटल पर रखवाने का काम या रखने का काम पीएम ही करते हैं। यानी सरकार की जो नीति है उस नीति को संसद में चर्चा के लिए रखा जाए, उस पर बहस के लिए रखा जाए, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री का है। समझ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद के प्रति ये सारी भूमिकाएं क्या करते हैं? निभाते हैं। अन्य शक्तियों के ऊपर अगर हम चर्चा करें, अन्य शक्तियों के ऊपर, तो ये भी जरा देखा जाए। अब देखिएगा क्या है कि जैसे मान लो कि सरकार कोई कार्य कर रही है, तो सरकार कोई कार्य कर रही है तो सरकार को चुनने का काम तो जनता की है। तो जनता को भी पता होना चाहिए कि सरकार कौन सा कार्य कर रही है, हमारे हित में कर रही है कि हमारे विरोध में कर रही है, ये जनता को जानने का हक है। नहीं तो मीडिया के माध्यम से, समझिएगा, मीडिया के माध्यम से नहीं, जनता के सामने अपने नीतियों के ऊपर चर्चा करना, अपने सरकारी संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करना प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं या किसी से करवाते हैं। ये इनका अन्य दायित्व भी है कि हमने जो नीति बनाई है, हम जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का दायित्व क्या है कि जनता के सामने वो चीज को रखा जाए। समझ गए? दूसरा भी समझिएगा। दूसरा अन्य शक्ति में क्या है कि आप ये जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच, समझ रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वह संबंध कैसा होना चाहिए? एक मधुर संबंध होना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होना चाहिए। इस समन्वय को सुनिश्चित करने का कार्य भी किसका है? प्रधानमंत्री का ही है। समझ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री के पास यह मुख्य जो शक्तियां हैं, जिस वजह से प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में क्या हो गए? सर्वश्रेष्ठ हो गए और सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर हो गए।